वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका सब स्वागत है। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हो कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुट। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुट के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुट है क्या, वो समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुट फंक्शन कैसे करता है वो समझेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुट बनाने के मायने क्या है या वो बनाए क्यों गए थे, वो चीजों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम लोग वही गुट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमने देखा कि इंटरनेशनल जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, या जो गुट है, इसको ना ब्लॉक को गुट बोलते हैं। तो यह है क्या एक्चुअली में? तो देखिए, ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए एक विभिन्न प्रकार के देशों का, भिन्न भिन्न देशों का एक गुट है, एक समूह है। उसी को हम लोग व्यापार गुट कहते हैं। ठीक है, या ट्रेड ब्लॉक्स, उसको अंग्रेजी में कहें तो ट्रेड ब्लॉक्स कहे जाएंगे। तो इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को ये चीज समझना है कि आखिर के वह कौन से कारण रहे हैं जिससे इस तरह के ब्लॉक्स पूरी दुनिया में बनाए गए। तो बात दरअसल ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक ना, हल्का सा पीछे चलते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पूरी दुनिया में मंदी का दौर समझिए 1930 के आसपास में। ठीक है, 1930 में दुनिया भर में मंदी आया। ठीक है, दुनिया भर में क्या आया? मंदी आया। तो उन मंदियों का नतीजा यह रहा, 1930 की बात बताते हैं। ठीक है, ये 1930 की बात है। 1930 में आता है आपका मंदी। ठीक है, तो 1930 में आया मंदी। तो मंदी का नतीजा यह रहा कि जो विकसित देश है या जो विकासशील देश है, ठीक है, ध्यान से सोचने वाला, समझने वाला बात है। एक हो गया आपका विकसित देश, ठीक है, एक हो गया आपका विकसित और विकसित देश, और एक हो गया आपका विकासशील देश। विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश। तो विकसित देश कौन? यानी कि जो देश जो है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संलिप्तता है। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से जो पहले डेवलप कर चुका है दुनिया में, अपनी जो है कि उपस्थिति पहले से वो दर्ज करा चुका है हर क्षेत्र में। ठीक है, हर तरह के डेवलपमेंट उसके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो लोग विकसित कैटेगरी में आते हैं, और विकासशील देशों की कैटेगरी में वह देशों को रखा जाता है जो विकास के दौर में अभी अभी मतलब दौर में है, दौर में शामिल है, यानी कि अभी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, वो विकास की रेस में खड़ा है, वो भाग रहे हैं, वो विकसित देशों की कैटेगरी में आता है। तो अब हम लोग इंडिया के हैं तो थोड़ा सा इंडिया पर भी बात कर लेते हैं। इंडिया जो है आपका ये विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। इंडिया आपका विकसित देशों की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। और विकासशील देशों को ना एक और उपमा नाम दिया जाता है, उपनाम। इसको ना हम लोग ना थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड इसी को बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कहिए, या हिंदी वाले जो होंगे वो द्वितीय या तृतीय दुनिया कहेंगे, यानी कि इसको हिंदी में तीसरी दुनिया भी आप कह सकते हैं, तीसरी दुनिया भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यह हो गया आपका तीसरी दुनिया, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस दौर में, अर्थात 1930 के दशक की बात है, तो उस समय पूरी दुनिया में मंदी आ गया था। तो पूरी दुनिया में मंदी आया, जिसका परिणाम यह रहा कि अर्थव्यवस्थाएं मजबूत स्थिति में नहीं रही, यानी कि कमजोर स्थिति में पहुंच गया। हर देश का जो है कि डामाडोल स्थिति हो चुका था। सब लोग जो है कि किसी भी तरीका से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे
अपना रहे थे, अलग अलग टेक्निक्स पर वो लोग काम कर रहे थे। और हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, व्हाटएवर जो भी है, उन सब देशों ने, ब्राजील हो, ब्रुनेई हो, बुल्गारिया हो, ठीक है, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे जो भी हो, सब देश जो है अपना अपना स्थिति मजबूत करने के लिए अपने अपने तौर तरीके से सोचना स्टार्ट किए, ठीक है। और अलग अलग एक तरह से कंट्रोल के लिए नियम कानून वगैरह जो है कि लाते हैं कि कोई देश, हमारे देश में अगर बिजनेस और व्यापार करेगा, जो ट्रेड करेंगे, तो उस पर टैक्सेशन वगैरह जो होगा हम ये तय करेंगे, हम वो तय करेंगे। तो इस प्रकार से सब लोग अपना अपना सेट करने लगा, या चाहे वो विकसित देश हो या चाहे वो विकासशील देश हो। तो यह जो है कि किसी प्रकार से मतलब नहीं हो पाया, ठीक है। इस चीज, इन सब चीजों में लोग सफल नहीं हो पाए। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO बनाए जाते हैं, ठीक है। आप इस सब जो है कि नोट करते रहेंगे कॉपी में तो ठीक रहेगा, या स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप रखेंगे तो बाद में भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1940 में ITO बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो है कि अपना मैनेजमेंट कहिए, मतलब प्रबंधन कहिए, या इसके जो रूल वगैरह थे वो लोगों को हजम नहीं हुआ, ठीक है। तो लोगों हजम नहीं हुआ, यह भी फेल कर गया, ठीक है। तो आप आ गया आपका 40, ठीक है, आते आते आ गया आपका 30 से आ गया 40 तक। तो जब 40 तक आया भैया, तो बातें निकल के आई कि तब क्या कर रहा है। तो आप सुने होंगे द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सुने होंगे आप। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक? 39 से 45 तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब आया हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में देश, दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, ठीक है। और जो है कि कुछ लोग जो कीड़े चूने बचे थे, उनके बचे हुए थे, फिर भी मतलब अगर एनालिसिस बेहतर तरीका से किया जाए तो उनका भी बुरा हाल था ही, ठीक है। तो उस दौर में पहुंचे तो आया कि अब सब देश जो है, जितने भी देश हैं दुनिया के, ठीक है, जैसे हम इसमें देख पाएंगे, हम इसमें क्या है देख पाएंगे। देखिए, जैसे ये भी, यानी कि जो भी दुनिया के देश हैं, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, ठीक है, ब्रिटेन हो, लातविया हो, बोल्विया हो, चेक गणराज्य हो, ठीक है, इथियोपिया हो, बुडापेस्ट हंगरी हो, या ब्राजील हो, ब्रिटेन हो, डेनमार्क हो, ठीक है, इस तरीके बहुत सारे देश, चाहे तो यूरोपियन कंट्री हो, या तो आपका मतलब विश्व के जितने भी देश हैं, उन सब जो सचेत रहे, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, उस समय से होने लगा देश में क्या कि सब जो है कि रैंडम अलग अलग बनाना चाहते थे। तो हुआ क्या कि बिजनेस और व्यापार को करने के लिए क्या किया जाएगा? बिजनेस और व्यापार करने के लिए भैया काम यह किया जाए कि लोग जो है कि इंडिविजुअल तो नहीं कर पाएंगे, आप जो है कि सारे लॉज वगैरह जो है कि सारे मैनेजमेंट है या ट्रेड के जो भी कारोबार है, वो सब लोगों पर के सुरक्षा पर छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है कि UN भी इस तरीका से आया, यानी कि जो WTO वगैरह जो है कि बाद में फॉर्मेशन हुआ, उस तरीका से मैंने बिजनेस व्यापार को देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब 40 के दशक जब पार करता है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है, तो पूरी दुनिया में एक तरह से होड़ मच जाता है, और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था पर लोग ध्यान देने के लिए अलग अलग तरह से गुट बनाते हैं, और गुट में एक तरह से गुट बना लेते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, और उसमें अपने सहयोगी देशों को शामिल कराते हैं,
और शामिल करा के उससे बिजनेस जो है कि व्यापार जो है कि करने के लिए रियायतें देते हैं, या जो भी उसमें मतलब जहां तक सहूलियत हो उस तरीका से उसमें कंट्रीब्यूशन और उसका मदद जो है कि लिया जाता है और दिया जाता है। तो इस तरीका से देश भर में, दुनिया भर में संगठन बनाए जाने लगे, ठीक है। और यानी कि एक तरह से ब्लॉक बनने लगा, और उन ब्लॉक यानी कि जो गुटों का नतीजा रहा, ठीक है, उन गुटों के द्वारा क्या किया गया कि यानी कि गुट बनाया जाने लगा। जैसे कुछ आपका एशिया के कुछ देश जो है कि अलग कुछ बना लेते हैं, अपना गुट बना लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है कि आपस में इस चीज का, इस सामग्री का व्यापार करेंगे, ठीक है। कोई जो है कि तेल निर्यातक देश है, वो कह रहा है कि हम लोग जो तेल बेचेंगे तो ऐसे ऐसे बेचेंगे, ठीक ना। एक जैसे ओपेक वगैरह बना लिया जाता है, आसियान बना लिया जाता है, ठीक है, या इसी तरीके से ब्रिक्स वगैरह के नाम सुने होंगे। ये सब जो है कि क्या है, एक तरह से गुट बना लेता है। G7 के नाम सुने होंगे, ठीक ना। इस प्रकार से जो है कि गुट बन जाता है, और यह गुट जो है कि केवल और केवल व्यापार करने के लिए ही बनाए जाते हैं, व्यापार के लिहाज से कि हम अपना सामान आपके यहाँ बेचें, और अपना हम जो है कि आप अपना सामान मेरे यहाँ बेचें, तो हम आपको रियायत देंगे, ठीक है, और आप हमको रियायत देंगे। यही चीज, यही काम को अंजाम देने के लिए, इसी तरह के कार्य करने के लिए पूरी दुनिया में गुटबाजी चलने लगा। और गुट में एक साइड हो करके 5, 10, 72, 77, 50, 40, 20 जितनी संख्या में देश रहे वो एक गुट में आ गए, और उसके यहाँ से हम लोग सामग्री ला रहे हैं, ये हमारे यहाँ से मटेरियल वहां जा रहा है, चाहे तो खाने की वस्तुएं हो, या तो पहनने की वस्तुएं हो, या मुंह पर लगाने की वस्तुएं हो, यानी कि किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से गुट में आ गए, ठीक है। गुट में 10 लोग, 10 देश भी हो सकता है, 5 देश भी हो सकता है, 20 देश भी हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी से वही चीज देखने वाले हैं कि वह कौन कौन से गुट हैं जो बिजनेस और व्यापार के लिए बनाए गए, और वह कब स्थापित हुआ, उसकी स्थापना कब की गई। हम लोग इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो प्रमुख ग्रुप होंगे, वो जो प्रमुख गुट्स होंगे, जो प्रमुख ब्लॉक्स होंगे, हम लोग उनके बारे में देखने वाले हैं। वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी काम आने वाला है और सब्जेक्टिव के लिहाज से काम आने वाला है, तो आप जो है कि अंत तक देख कर ही जाइएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं वैसे गुटों के बारे में, वैसे संगठनों के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो इस तरीका से एक गुट में होकर के अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे संगठन अपने पूरे दुनिया भर में बनाए गए। तो उन बनाए गए संगठनों में से सबसे पहला नाम आता है आपका, ये नाम आप देख रहे होंगे, इसका नाम है आसियान, ठीक है, आसियान। ये छूट रहा है, ये है क्या है, आसियान। तो आसियान जो है, ठीक, आसियान एक संगठन बनाया जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया जाता है। हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिटेल और जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, किस तरीका से यह काम कर रहा है, ठीक ना। और एक चीज इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये जो भी है, चाहे तो आपका एपेक है, ब्रिक्स है, सार्क है, कोमेसा है, ठीक है, या मर्कोसर है, ये यूरोपीय यूनियन है, या इस प्रकार से जो भी देश आप देशों का जो गुट देख रहे हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉक्स देख रहे हैं, यह ब्लॉक जो है कि आपस में कारोबार करते हैं, आपस में बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, और इनकी इकोनॉमिक किस तरीका से मजबूत हो उन पर यह अपना बात रखते हैं। और सदस्य देश जो भी हैं, ठीक है, उन सदस्य देशों की भलाई के लिए वो सारे स्टेप्स वो उठाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का अपना एक अलग काम है। यानी इसलिए समझाने का यह प्रयास किया गया है कि जो भी सदस्य देश होते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो भी गुट बने हैं, ठीक है, वो गुट जो है अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाता है, अपने हिसाब से तय करता है, रेटों को तय करेगा,
या अपने देशों में किस प्रकार से उसको सस्ता रखना है, या जो भी सदस्य देश है उनके साथ जो है कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है, और बाकी अन्य देशों के साथ हमको जैसे मन में आएगा वैसे करेंगे। इस प्रकार से किया था। इसमें एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं जो है कि कभी कभी इंटरफेरेंस करती है कि नहीं भैया आप जो है कि इस तरीका से कर रहे हैं जो जन भलाई की दिशा में नहीं जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना चाहिए। तो कोऑपरेट करता है तो कभी कभी बीच में समझौता भी देखने के लिए मिलता है, ट्रीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटी कराए जाते हैं, समझौते कराए जाते हैं, और समझौता में यह निकाला जाता है कि नहीं इसको इतना नहीं इतना रेट रखिए, इसको इतना नहीं इतना रखा जाए, ठीक है। तो वो उसके विवेक पर निर्भर करता है, या उसके हठधर्मिता अगर उसमें रहा तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। क्योंकि जिसको किसी क्षेत्र में पावर है ना, मतलब जो क्षेत्र में मजबूत है वह मजबूती पेश करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीका से बाकी अन्य संगठनों का देखेंगे कि कौन संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है, या उसकी स्थापना जो है कि कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स में हम लोग देखें यूरोपियन साझा बाजार। क्या है? यूरोपियन साझा बाजार। तो यूरोपियन साझा बाजार को हम लोग ना यूरोपियन कॉमन मार्केट भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, UCM के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1958 में की जाती है, ठीक है। यानी कि 1957 में पहले रोम में संधि होता है, ठीक है। यानी कि जो भी यूरोपीय कंट्री है, यूरोपियन जो भी कंट्री है, वो यूरोपियन कंट्री जैसे आप मान के चलिए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम, ये सब जो भी है ना, वो उनका संगठन है जो 1957 में एक रोम में संधि करा जाते हैं, यानी कि रोम ट्रीटी जो है करा जाते हैं। रोम ट्रीटी में उसी के तहत जो है 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। अगर इन प्रारंभिक सदस्यों की बात माना जाए, यानी कि जो शुरुआती सदस्य रहे हैं जब, यानी कि जो संधि हुआ था इस ट्रीटी में, तो इस ट्रीटी में जो है कि आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग कोऑपरेट किया था। यानी कि संस्थापक सदस्यों की कैटेगरी में इसको हम लोग रखे तो मैंने रखा जा सकता है। तो बाद में फिर सदस्य देश जुड़ा, यानी कि 1958 के बाद 73 में आते हैं तो इंग्लैंड, डेनमार्क, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे सरीखे देश इसमें शामिल होते हैं। और 95 की जब बात आती है तो फिनलैंड और इसी के सरीखे बहुत सारे अन्य देश, कुल देशों की संख्या जो है आपका 28 सदस्य संख्या इसमें टोटल है, ठीक है। और 2004 में भी यहाँ पर हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, इथोपिया, बुडापेस्ट, ठीक है, या इस तरीका से किर्गिस्तान, यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया, लातविया, बोल्विया, ठीक है, इन सब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो नहीं लिख पाए हैं, वो हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, वो आप सुन लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इतना जो है कि आप स्क्रीनशॉट रखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये हो सकते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह रखते चलेंगे। फिर जो है कि जब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, आई होप ले लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीका से आप देखिए। तो अब दूसरी बात आती है यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ की। इसको हम लोग ना यूरोपीय फ्रीडम ट्रेड एसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? यूरोपियन फ्रीडम ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना भैया 3 मई 1960 को, ठीक है, स्टॉकहोम में किया जाता है, ठीक है।
इसके सदस्य देश जो है पूर्वी यूरोप के देश जो भी हैं, यानी कि जो भी पूर्वी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उसके सदस्य इसमें ज्यादा हैं। और इसके मूल सदस्य जो थे, यानी कि जो शुरुआती में जो फाउंडर मेंबर जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एफएम जो जिसको हम लोग कहा जा सकता है, तो एफएम में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और ब्रिटेन। इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमने शुरू में ही बताया था कि सबका उद्देश्य जो होता है कि सदस्य देशों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करना, पूर्ण रोजगार की सुविधा जुटाना इसका मुख्य काम है। यानी कि एक मोटे तौर पर कहा जाए तो इनका काम और केवल है अपने सदस्य देशों को सहयोग करना, सहयोग की भावना डेवलप करना। वो किस में? बिजनेस और व्यापारों में, रोजी और रोजगारों में सहयोग की भावना डेवलप करना और उसी पर यह काम करना। और बाकी जो सदस्य देश नहीं है उनको जो है अगर जरूरत के हिसाब से उनको भी दिया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है कि एक मार्केट है और मार्केट किसी के लिए बंद नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं देखते हैं आपका परिचित वाला कोई अगर दुकानदार हो तो कुछ सामग्री आप खरीदते हैं तो वो थोड़ा डिस्काउंट थोड़ा दे ही देता है, ठीक है। अगर आपका जान पहचान नहीं है तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। जस्ट लाइक वैसे भी ये संगठन भी कार्य करते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं इट मींस वह जान पहचान वाले होते हैं, और जो सदस्य नहीं होते हैं वो अनजान होते हैं। तो अनजान लोगों को मटेरियल जो भी मिलेंगे वो थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, वो थोड़े महंगे मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ और भी उसके गुट बने, ठीक है, यानी कि जो बिजनेस और व्यापार गुट जो है कि और भी बने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुटों का निर्माण और भी हुआ। ये तो हमने दो ही देखा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक है आपका आपसी आर्थिक सहयोग के लिए एक परिषद बनाया गया जिसका नाम रखा गया कॉमकॉन, ठीक है। क्या नाम रखा गया? कॉमकॉन रखा गया। तो उसके सदस्य जो है कि रूस तथा पूर्वी यूरोप के हैं, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? रूस तथा पूर्वी यूरोप के हैं। जैसे जो है रोमानिया हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया, मोन्टेग्रो, बुल्गारिया, क्यूबा और वियतनाम सरीखे अन्य बहुत सारे देश हैं, ठीक है। और इसके सदस्यों को एक बात बताते चले कि ये इसके जो भी सदस्य हैं, ठीक है, किसके? इसके जो भी कौन है, कॉमकॉन के सदस्यों को यह हिदायत दिया गया है कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका और यूरोप में निर्यात का कोई माने निर्यात व्यापार जो है कि कोई नहीं करेगा। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया कि ऐसा बात नहीं है। अब लोग जो है कि इन देशों से भी कर रहे हैं, यानी कि जो इनका कहना था कि जो भी पूंजीपति लोग हैं ना उनसे हम लोगों को संपर्क नहीं रखना है, हम जो है अपना मटेरियल है उनके यहाँ निर्यात नहीं करेंगे। लेकिन इन दिनों यह ट्रेंड बदला है और बदलने का नतीजा यह रहा कि इसके कुछ कुछ सदस्य ऐसे देश हैं जैसे आपका बुल्गारिया हो गया, ठीक है, क्यूबा या वियतनाम शरीके है। वियतनाम में तो अमेरिका का तो देखे ही थे कि किस तरीका से कहर भर पाया था। अमेरिका ने उस समय वियतनाम पर क्या बोलते हैं जटरीला नामक जो है कि एक केमिकल का छिड़काव करवाया था, जिससे उसका एनवायरनमेंट बहुत खत्म हो गया। उसकी जो भी फसलें वगैरह थी वो झुलस गई थी। यानी कि वियतनाम पर और क्यूबा पर तो अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार चला है, ठीक है। एक तरह से दुश्मन ही इसको ये लोग मानते हैं। तो बाकी कुछ अन्य जो देश हैं मूल देशों का इनसे संबंध रहा है या मतलब करते हैं, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन रखाया था उस समय कहा गया था कि इन दो देशों से हम लोगों को बचना है, ठीक है। और इस तरीके से हमको अपना बिजनेस और व्यापार को बढ़ाते जाना है। तो हमने देखा कि आप शायद उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है कि रख लीजिए, काम आएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए होंगे, आते हैं, ठीक है।
और आप उसी तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। एक और देखते हैं लास्ट, ठीक है, यह अंतिम है। तो जो भी आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार गुट रहा है, उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार गुट में एक नाम आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में होती है। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में, थाईलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है बैंकॉक थाईलैंड में। इसके सदस्य जो है कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ठीक है, और ये थाईलैंड है। तो थाईलैंड का यह बैंकॉक सिटी है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ बैंकॉक में मसाज लेने जाते हैं, ठीक है। 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना था। और सदस्य संख्या की बात करें तो फिलहाल 10 संगठन, यानी कि जो भी है साउथ यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है उनके यह सदस्य हैं। इनमें 10 देश हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में यही सवाल पूछता है कि जो आसियान है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है। आप कोई जो है कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो बोर्ड में इतना ही सवाल रहेगा, ठीक है। स्थापना पूछ सकता है या सदस्य देशों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है। और उसका जो कहाँ स्थापना हुआ था वह जगह पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ ज्यादा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल का कोई तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। शायद खत्म हो गया है, फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना।